हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हूं। तो हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, क्लास 12 का टॉपिक। और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था चार्जेस के बारे में, और उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, वो सब हमने देखा था। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कूलम्स लॉ। तो इसके पहले आपने चार्जेस पढ़ा था, चार्जेस कहते किसको हैं और कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं। तो हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि चार्जेस बेसिकली उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जितना किसी भी बेसिक प्रॉपर्टी मास है किसी मैटर का। और दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और आज हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे कि कोई भी अगर दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। ये कूलम्स लॉ के तहत हम लोग देखेंगे। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? ये कूलम्स लॉ कहता है कि कोई भी दो पॉइंट अगर चार्ज है और उसके बीच में कुछ सेपरेट डिस्टेंस है, कुछ अपार्ट में रखा गया है, और उसके बीच में अगर सेपरेशन, अगर हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं आर है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों सेम चार्ज होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। और अट्रैक्टिव कब होगा? जब क्या होगा? अपोजिट चार्जेस होगा, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। obvious है कि कोई भी अगर मेरे पास मान लीजिए चार्ज रखा हुआ और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन में रखा हुआ है, तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा तो उतना ज्यादा जितना ज्यादा दूर होगा तो उतना कम फोर्स एक दूसरे पर लगा पाएगा, जितना ज्यादा नजदीक होगा तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ऑब्वियस है। और दूसरी बात है कि जो ये इंटरेक्शन है, फॉर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, वो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस होगा, मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे। तो यही कूलम्स लॉ, यही दोनों जो है आपका फैक्ट, ये कूलम्स लॉ कहता है कि ये जो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन R है, और ये Q1 चार्जेस पे मान लीजिए Q2 फोर्स अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस साइड फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ से वेक्टर से शो किया है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q2 पे फोर्स लगाएगा Q1, तो अपोजिट है तो उस तरफ लगेगा। हमने यहाँ पे शो किया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और दो इसके बीच में सेपरेशन R है। तो दोनों का जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये और ये इसका नेचर क्या होगा? ये अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर क्या होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये इस पे इधर लगाएगा तो ये इस पे इस साइड लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो F इज डायरेक्टली, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force F is directly proportional to product of the charges, that is Q1 into Q2, and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब इसके बीच में जो सेपरेशन अगर R माने हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाया, तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे K माने हैं, और ये K क्या है? वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। जिस मीडियम में, मान लीजिए कि हम लोग वाटर मीडियम में चार्ज को रखते हैं, या फिर एयर में रखते हैं, या फिर कोई और मीडियम में रखते हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? जिस मीडियम में वो चार्जेस रखे गए हैं। तो वो ये जो के है आपका, वो मीडियम कांस्टेंट है, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो यहां तक आप उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग तो F इज K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और K यहाँ पे क्या है? 1/4 ये एप्सिलॉन, ये आपका है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
of the medium. ये जो है अब के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करेगा और इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। ये आपको याद रखना है। एयर फॉर एयर या वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए आपका ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट यहाँ से आपको पता लग जाएगा। फोर्स का न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, ये इसका क्या होगा चार्ज का कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के का आपका वैल्यू एयर के लिए, वैक्यूम के लिए और फ्री स्पेस के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अलग अलग मीडियम के लिए वो अलग हो तो वो आपको दिया रहेगा, लेकिन इसके लिए आप याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। मैं यहां से रब कर देता हूं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो फोर्स है Q1 Q2, तो ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज। और इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कितना होता है K Q1 Q2/r²। और ये जो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये दोनों चार्जेस के जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी सेंटर के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगा। मतलब ये Q1 Q2 इसके सेंटर के अलोंग, और ये Q1 पे Q2 किधर लगाएगा इसके सेंटर के अलोंग। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि याद रखिएगा ये जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा कूलम्स लॉ जो वैलिड है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है ये तो 2 पॉइंट चार्जेस था। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा चार्जेस हैं तो उस केस में हम लोग फिर कैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे किसी भी चार्जेस पे। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बहुत सारा चार्जेस है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q1 Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Q4 पे Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q5 भी लगाएगा। इसी तरह से सबके लिए है। तो किसी भी चार्ज अगर मेरे पास 2 या 2 से अधिक चार्जेस है तो उस चार्ज पे ये जो इस पे टोटल जो रिजल्टेंट नेट फोर्स जो होगा तो इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, दैट इज फोर्स ऑन वन नेट फोर्स जो चार्ज 1 पे होगा तो वो क्या होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस डॉट डॉट
फोर्स ऑन वन ड्यू टू n-1, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। तो अकॉर्डिंग टू, इसका स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, द नेट resultant force is the vector sum of all the forces due to remaining charges। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हेडिंग डालिएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आया भी है क्वेश्चन में, कई बार पूछ देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये जो इसका 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R1, या फिर 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, R1 माइनस R2, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 R2 माइनस R1। तो हमको क्या निकालना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में उसके साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो हम लोग पहले स्केलर फॉर्म का लिख लेते हैं फोर्स। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R², ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ इस डायरेक्शन भी एसोसिएट करना है कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो मान लेते हैं हम लोग 2 पे फोर्स लगा रहे हैं, 2 पे 1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा या 1 पे 2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या है, दोनों सेम है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्शन एसोसिएट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन एसोसिएट करने के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे एसोसिएट करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या कहता है, अगर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन आपको ये करना है, एसोसिएट करना है, तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एज इट इज है। तो हम बस यही काम करेंगे, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R², और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का फैक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा ये इसका R2 माइनस R1 का वेक्टर या फिर R1 माइनस R2 का वेक्टर किसके बराबर है, R के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन, तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो R के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे R लिख सकते हैं
या फिर आर को हम लोग इस वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्स लॉ को, तो हम लोग क्या करते हैं, आर को इसी के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये आपका कूलम्स लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा इसको, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पूछ देता है, याद रखिएगा। तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे कुछ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द gravitational force between two electrons placed at some distance। तो ये प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं ऊपर ही रेस करता हूँ। तो अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि कोई भी दो अगर मेरे पास चार्जेस और कुछ सेपरेशन में रखा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने पहले ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा होगा कि कोई भी दो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसका मास m1 और m2 है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा, मान लीजिए m1 है और ये क्या है, m2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मास है, और r क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन। g क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस पे रखा है दो इलेक्ट्रॉन, तो हमको रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज भी है और उसके पास मास भी हमको पता है, तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको वैल्यू इसका पता है। चूंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉन ही है, तो कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच में सेपरेशन हमको नहीं दिया हुआ है, तो R माने हैं, तो रहने देते हैं इसको R। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमको पता है अभी। मास कितना है, तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको R रहने देते हैं, इक्वेशन 1 और इसके इक्वेशन 2, दोनों का रेशियो निकालते हैं। ये जब
रेशो निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कट जाएगा। ये आपका रेशो, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए चार्ज Q is divided into two parts such that the force between them is maximum. Find the charge. ये आपको चार्ज निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये आपके लिए घर से प्रॉब्लम रहेगा, खुद से करिएगा। मैं यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक चार्ज Q है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मान लेते हैं एक पार्ट x होगा, दूसरा पार्ट कितना होगा Q माइनस एक्स। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि ये दोनों जो चार्ज जो डिवाइड करने के बाद जो चार्ज होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको x का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आप खुद